अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम BLLB एंट्रेंस और LLB एंट्रेंस के लिए एक और सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है लीगल एप्टीट्यूड। जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि हमें इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है क्योंकि पहली बार उन्होंने ये चीज़ सुनी है। अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है, मेडिकल का है या कॉमर्स का है तो फिर भी आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी कि आप इन टर्म्स को समझें। इसलिए हम आपको आज थोड़ा इसके बारे में हेल्प करेंगे। जो लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक है ये इसके भी MCQs आपको आते हैं, 10 मार्क्स आते हैं आपके पेपर में। तो इसलिए लीगल एप्टीट्यूड के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑलरेडी हमारी बुक में इसका एक चैप्टर है और उसी के जो MCQs है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, आप इस वक्त राकिब जिया की चैनल को देख रहे हैं और आप अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब किया है तो फिर शेयर लाइक करना ना भूलें। तो ठीक है डियर व्यूअर्स, हम चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे इस लीगल एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट आते हैं। अगर आप LLB एंट्रेंस की कोचिंग कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 3 ईयर की बात करें, 5 ईयर की बात करें, कश्मीर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की बात करें या जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ है, क्लैट की हम बात करें, तो उसके लिए ये MCQs आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एब्रीविएशन LLB स्टैंड्स फॉर, LLB का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है D, बैचलर्स डिग्री इन लेजिस्लेटिव लॉज। तो डियर व्यूअर्स, आप अब LLB करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इस LLB का मतलब क्या है। तो इसका सही मतलब होता है बैचलर डिग्री इन लेजिस्लेटिव लॉ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का पहला कानूनदान लॉ देने वाला बंदा कौन था? उसका नाम था मनु। और ये मनु जो है इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति डील्स विद, तो मनुस्मृति जो है इसमें भी लॉ के बारे में लिखा गया है। अब हम आते हैं मॉडर्न टाइम में। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो 1950 में बना है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ये कहां पर है? इट इज इन न्यू दिल्ली। हाउ मेनी जजेस आर इन इंडिया? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया? आप जानते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट इंडिया में है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, और उसके अलावा हर एक स्टेट के लिए एक अलग से हाई कोर्ट होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हर एक यूनियन टेरिटरी और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग जो है नहीं है हाई कोर्ट, बल्कि कुछ स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट्स होते हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है टोटल हाई कोर्ट्स की, दैट इज 25। इसमें से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स होते हैं। तो आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट है। जैसे हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है। इसी तरह अभी हम देखेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहाँ का भी एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो इसी तरह बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे कॉमन हाई कोर्ट्स मिलेंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास है 25 हाई कोर्ट्स। तो डियर व्यूअर्स, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट MCQ की, दैट इज, मुझे लगा थोड़ा मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा जो है जूम करूं ताकि आपको पूरा दिखे। वापस हम आते हैं, हाई कोर्ट्स की हमने बात की। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है द मेन बेंच ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इज एट, तो उत्तर प्रदेश का जो UP का जो हाई कोर्ट है इट इज कॉल्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन जो है दैट इज हाईएस्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। देन वी हैव 9th, दैट इज अ पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज इज नोन एज, जिस बंदे को इस कानून के तहत अरेस्ट किया जाता है उसको डिटेनी बोलते हैं। लॉ ऑफ द लैंड इज एनेक्टेड बाय द, ये जो है स्टेट का लॉ कौन बनाता है? किसी भी कंट्री का लॉ, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। A bill passed by the state legislature takes the shape of law only when assent is given by, अगर स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करें तो जो लॉ बनता है
ये कब अप्रूव होता है? जब उसको साइन करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। In the event of violation of the fundamental right, a person can directly approach the Supreme Court under article। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें एक बंदा जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए? दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 32। ये आर्टिकल 32 जो है इसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आएंगे। डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर सिविल कोर्ट्स इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड बाय, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इंडिया में होते हैं पहली बार इसको इनको किसने अपॉइंट किया था? इट वाज इन ब्रिटिश पीरियड, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवेलिस। द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज स्पेसिफाइड इन द, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी के बारे में बोला गया है? दैट इज सेकंड शेड्यूल। प्लेंट इंक्लूड्स, प्लेंट का मतलब क्या होता है? ये एक लीगल टर्म है, एक लैटिन वर्ड है प्लेंट। इसका मतलब क्या होता है? तो दैट इज प्लेंटिफस वर्जन, प्लेंटिफस वर्जन। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट इज कॉल्ड, जो कंज्यूमर कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है? प्रूव एन एलिगेशन, प्रूव एन एलिगेशन। ए मैटर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड, अगर कोई चीज कोर्ट के अंडर चल रही है तो उसको क्या बोला जाता है? अक्सर ये वर्ड आपको यूज करने, अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है। तो इसका मतलब है सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब है जो मैटर भी कोर्ट में होगा। जैसे अभी बहुत सारे केसेस है इंडिया के अंदर, आर्टिकल की हम बात करें आर्टिकल 370, वो भी अभी कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस। तो इसके बारे में कोर्ट क्या डिसाइड करता है वो आगे देखा जाएगा। देन वी हैव अनदर एमसीक्यू 24, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? डिटेनिंग और रेस्ट्रेनिंग ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है किसी भी इंसान को बंद करना या उसके ऊपर केस चलाना और ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस, यानी अभी कोई प्रूव नहीं हुआ है लेकिन डाउट है। एन एग्रीमेंट मेड बाय 2 or more nations इज कॉल्ड, जो एग्रीमेंट 2 या 2 से ज्यादा नेशंस करती है उसका नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं ट्रीटी। पायरेसी इज अ क्राइम कमिटेड, पायरेसी कौन सा क्राइम है और ये कहां पर होता है? तो ऑन द हाई सीज, ये ऑन द हाई सीज होता है, इसको बोलते हैं पायरेसी। विच रिट इज इशूड टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम रॉन्गफुल डिटेंशन, उस रिट का नाम बताइए जो एक रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए जो है यूज की जाती है। अगर किसी को रॉन्गफुल डिटेन किया हो तो इसका सही आंसर है सी, हैबस कॉर्पस। लेबल कैन बी इन फॉर्म ऑफ, लेबल कैन बी इन फॉर्म ऑफ, लेबल जो होती है ये लेबल किस फॉर्म में हो सकती है? कैन बी इन फॉर्म ऑफ, तो ये पिक्चर भी हो सकती है, रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिनेमा फिल्म भी हो सकती है, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर ये लॉ लीगल केस को जो होता है, जैसे राकेश द ड्राइवर ऑफ ए रिप्यूटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी molested a woman passenger in the taxi that he was driving. Choose the correct answer from the following. तो इसका सही आंसर है the transport company is not liable because it had not authorized the driver to commit such acts. So the transport company is liable to the foreman principal for the act of its agent. The transport company is not liable because it has not authorized the driver to commit such. The transport company is not, तो इसका सही आंसर जो है वो बी है, यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उसको हम कोई दोष नहीं दे सकते क्योंकि उसने ड्राइवर को नहीं कहा था कि वो ऐसा क्राइम करे। भोपाल गैस लीक केस फॉलोज अंडर विच कैटेगरी,
तो कौन सा केस चला था जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था इंडिया में, तो उसको वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। In the case of clash between union and states laws on a subject in the concurrent list, अगर कभी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो उस वक्त कंकरेंट लिस्ट में किसकी बात चलेगी, तो इसमें है द यूनियन लॉ प्रिवेल्स। ये आपको याद रखना चाहिए, देयर आर 3 लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों जो है लॉज बनाते हैं। और अगर कभी डिस्प्यूट होगा तो स्टेट का नहीं बल्कि यूनियन लॉ प्रिवेल्स। द कमीशन विच लुक आफ्टर द टास्क ऑफ लॉ रिफॉर्म इन इंडिया इज, कौन सा उस कमीशन का नाम बताए जो इंडिया के अंदर लॉ रिफॉर्म्स करता है, तो इसका सही आंसर है लॉ कमीशन। Some fundamental rights are available to all persons, whether or they are citizens, while other are enjoyed by citizen only. कहते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन एंजॉय करते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स सबको दिए जाते हैं। तो क्या ये सही है? ट्रू, इसका आंसर है सही, क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट्स अदर पर्सन्स को भी नहीं मिलते जो आउटसाइडर होते हैं, बल्कि कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही एंजॉय कर सकता है। यहां पे एक लीगल टर्म है एमेकस क्यूरी। एमेकस क्यूरी का मतलब क्या होता है? लॉ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, लॉयर अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट टू रिप्रेजेंट अ पुअर लिटिगेंट। तो एमेकस क्यूरी कहा जाता है उस वकील को जिसको कोर्ट ने किसी गरीब इंसान के साइड से खड़ा किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 1-2 बार ये आया है पेपर में। नेक्स्ट इज A bill is sent to the select committee after, कितनी रीडिंग्स होती है? पहले हम ये a person who takes proceedings against the accused on behalf of the state is called, जो accused कोई होता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? प्रोसिक्यूटर। यानी a person who takes proceedings against the accused on behalf of the state, यानी किसी क्रिमिनल के खिलाफ जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको लॉयर बोलते हैं, प्रॉक्टर बोलते हैं, जज बोलते हैं, बल्कि उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ए बिल इज सेंट टू द सिलेक्ट कमिटी आफ्टर, तो कब ये सिलेक्ट कमिटी की बिल भेजी जाती है? इसका सही आंसर है सेकंड रीडिंग के बाद। एबस्कॉन्डर इन द आइज ऑफ लॉ मीन्स, एबस्कॉन्डर किसको बोला जाता है कानून की नजर में? तो इसका सही आंसर है सी, हाइड टू इवेड द प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कानून से भाग जाए उसको बोला जाता है एबस्कॉन्डिंग। एट प्रेजेंट द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज ए, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है। अकम्प्लाइज इन लीगल टर्म्स मीन्स, अकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है पार्टनर इन अ क्राइम। अकम्प्लाइज का मतलब होता है पार्टनर इन अ क्राइम। द सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुता इन द, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुता की जो इंटरप्रिटेशन दी है किस केस में दी थी? ये केस का नाम आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है बाबरी मस्जिद केस। देन वी हैव अनदर, दैट इज एक्यूज्ड इज अ पर्सन। एक्यूज्ड किसको कहा जाता है? एक्यूज्ड बोला जाता है हु इज एलिजिड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट, यानी सी है आंसर। विच फंडामेंटल कॉन्ट बी सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में कौन सा फंडामेंटल राइट जो है जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। एनी टू पर्सन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कैन सोलिमनाइज ए मैरिज अंडर, कोई भी 2 बंदे जो है किसी भी मजहब के हो वो शादी कर सकते हैं, और वो कौन सा मैरिज का एक्ट है? दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। द डिसीजन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो किसके ऊपर बाइंडिंग नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, यानी हाई कोर्ट के ऊपर भी आता है, लोअर कोर्ट और ऑन एनी कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही नहीं आता। When a Muslim husband and a wife mutually consent to a divorce, it is known as,
जब मुसलमान मर्द और औरत एक दूसरे को म्यूचुअली डिवोर्स देते हैं तो उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है मुबर्रत। तलाक का मतलब होता है जब सिर्फ मेल जो है फीमेल को कहे कि मैंने आपको छोड़ दिया। खुला का मतलब होता है जब वुमेन ही आजादी मांगे, वुमेन ही मर्द को छोड़ दे। तो मुबर्रत का मतलब होता है जब ये दोनों म्यूचुअली इस बात के लिए तैयार हो। एफिडेविट का मतलब क्या? अक्सर आप बोलते हैं एफिडेविट 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 मीन्स, एफिडेविट का मतलब क्या होता है? ए स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड अंडर ओथ देयरफॉर एन ओथ कमिश्नर, जिसमें आप ओथ लेते हैं तो उसको बोलते हैं एफिडेविट। तो जिनोसाइड का मतलब क्या होता है? जिनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग ऑफ पीपल ऑफ ए रेस एथनिक ग्रुप, किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पर्टिकुलर रेस की मास किलिंग करना, उसको बोलते हैं जिनोसाइड। तो डियर व्यूअर्स, ये जो बहुत सारे एमसीक्यूज में है, इसलिए बेसिकली इस यहां पर हम सबको डिस्कस तो नहीं कर सकते। अब मैंने इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये सारे एमसीक्यूज मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, मैं वहां पे ये पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से इनको डाउनलोड कर लें, इसकी की भी वहां पे मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको गाइडेंस के लिए बता रहा था कि जो लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक है, ये क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आप कैसे तैयारी करें। इसके साथ साथ कुछ लीगल मैक्सिम्स होते हैं तो उनके ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए। तो हमारी ये सीरीज इंशाल्लाह जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे जब तक एंट्रेंस नहीं आता तब तक आपको हम अपडेट इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अब एक नया वीडियो इसके बाद हम तैयार करेंगे जो करंट अफेयर्स के बारे में होगा, क्योंकि जब ये बुक हमने पब्लिश की है तब से तो 5-6 मंथ हो गए। इन 5-6 मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप हमारी चैनल पे बने रहिए। तब तक खुदा हाफिज।